हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 7 कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर ली थी और मैंने कहा था कि नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है उससे। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये जो मैंने पीपीएम एंड पीपीबी लिखा है, पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन और ये पीपीबी है पार्ट्स पर बिलियन। ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स वहां यूज होती है जहां पे सोल्यूट का अमाउंट जो है बहुत कम होता है। सोल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर हमारे पास सोल्यूट बहुत ज्यादा कम है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को। कंपेयर टू सॉल्वेंट कह लो या फिर ये कह दो कि सॉल्यूशन के अंदर जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, मैग्नीशियम आयंस इन वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम मेजरमेंट किस में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं। दोनों में ही क्या है, पार्ट्स है, मतलब पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन और बिलियन। पीपीएम के केस में मिलियन लिखोगे, पीपीबी के केस में पर बिलियन लिखोगे, और बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट सोल्यूट के प्रेजेंट है, मिलियन में प्रेजेंट है, पर बिलियन पार्ट्स में प्रेजेंट है या पर मिलियन पार्ट्स में प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या होता है, पीपीएम या फिर पीपीबी रेस्पेक्टिवली। अब बिलियन को हम डिनोट करते हैं 10 की पावर 9 से, और इसको मिलियन को हम करते हैं 10 की पावर 6 से। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखोगे, पीपीएम लिखना है अगर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, पीपीएम में तो यहाँ 10 की पावर 6 हो जाएगा। और अगर पीपीबी का फॉर्मूला लिखना है पार्ट्स पर बिलियन का, वैसे आपके सिलेबस में पीपीएम है, ये नहीं है, यहां पे लिख दोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। ये है हमारे पास पीपीएम और पीपीबी। ये उनसे थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इसको आज कराया, और वैसे भी वहां पे अगर मैं इसको इंक्लूड करती तो लेंथी हो जाता। तो पीपीएम और पीपीबी क्या है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन इसके लिए, या फिर पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स इसके प्रेजेंट हैं। यहाँ पे लिख लो पर मिलियन पार्ट्स बाय मास कर ले रहे हैं हम, बाय मास, क्योंकि हम दोनों में मास ही इंक्लूड कर रहे हैं ना। तो बिलियन के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना है, और मिलियन के केस में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 से। न्यूमरेटर में टोटल मास सोल्यूट का, डिनोमिनेटर में टोटल मास सॉल्यूशन का। और इसका सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही आता है, अगर डायरेक्ट आता है तो क्वेश्चन वगैरह इसमें नहीं आता है। अब नॉर्मेलिटी है लास्ट, उससे पहले एक फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी की भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, उसके बाद हम कर देंगे नॉर्मेलिटी। चलो, तो ये 9th नंबर हो जाएगी हमारे पास फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी एक तरह से मोलैरिटी का ही केस है, लेकिन ये वहां यूज होती है जहां पे हमारे पास सोल्यूट आयनिक हो। जैसे हमारे पास आयनिक सोल्यूट है NaCl KCl, अगर ये वहां मतलब एक सोल्यूट की तरह प्रेजेंट है, तब मोलैरिटी की जगह हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नॉर्मल ये मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी को यहाँ पे यूज कर देंगे। अब फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ
ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सोल्यूट, याद रखना है आयनिक सोल्यूट के केस में होती है, डिवाइडेड बाय, डिवीजन में तो मोलैरिटी में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलैरिटी में, उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ग्राम फॉर्मूला मास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास में, यहां पे ग्राम फॉर्मूला मास ही लिखोगे, ग्राम फॉर्मूला मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस ये इतना ही करना है, इसको एज सच बस ऐसे ही लिख देना। हमें बस ये लिखना था कि फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी यूज कहां होती है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशंस, क्योंकि वाइवा में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेलिटी कहां यूज होती है, तो ये याद होना चाहिए, एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशंस हैविंग आयनिक सोल्यूट। ठीक है, और आयनिक सोल्यूट के केस में ये किस तरह है, लाइक मोलैरिटी, जैसे मोलैरिटी है वैसे ही सेम क्या फॉर्मेलिटी है, ये इसके सिमिलर है मोलैरिटी के सिमिलर। ठीक है, ये वैसे मैंने पिछली क्लास में ही करा देना था, ये मैंने इसी को ही वीडियो को, एक ही वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब ये फॉर्मेलिटी हो गई हमारी। नेक्स्ट अब करते हैं नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी करने से पहले हम बेसिसिटी और एसिडिटी करेंगे, तभी मैंने ये पार्ट उस पार्ट में नहीं रखा है, फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो को नहीं रखा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि नॉर्मेलिटी को करने के लिए तो बहुत स्टेप करने पड़ेंगे। अब पहले हमें करना पड़ेगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी। यही कंसेप्ट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में यूज होगा। अब एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, पहली बात तो ये याद रखना कि एसिडिटी हमारी होती है बेसिस के लिए और बेसिसिटी हमारी होती है एसिड्स के लिए, उल्टा है ये। अब देखो कैसे, बेस को, एक बेस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने एसिड मॉलिक्यूल चाहिए, वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी। अब NaOH को मैं अगर आयनाइज करती हूँ, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाती हूँ, तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब एक OH नेगेटिव आयन आया, एसिड का H पॉजिटिव आयन कितने चाहिए, यहाँ पे एक ही चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो NaOH की एसिडिटी कितनी है 1। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन निकलेंगे, यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आयन निकलेंगे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H पॉजिटिव आयन चाहिए 2, यानी कितनी एसिडिटी हो जाएगी इसकी 2। मतलब हमें ये देखना है बेस में कि बेस में से OH नेगेटिव आयन कितने आ रहे हैं, उतने ही उसको H पॉजिटिव आयन चाहिए होंगे और उतनी ही उस पर्टिकुलर बेस की एसिडिटी हो जाएगी। डेफिनेशन वगैरह कुछ जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि एसिडिटी निकालते कैसे। बेस है, बेस में OH नेगेटिव आयन चेक करो कितने हैं, उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी एसिडिटी। इसमें 2 थे तो 2। ऐसे ही अगर हमारे पास एल्यूमिनियम वाला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, तो इसमें कितनी लगेगी एसिडिटी, इसकी एसिडिटी आ जाएगी 3। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में A = 3 लिख दिया, सिंबल इसका A नहीं होता है। और बेसिसिटी हमारी किसके लिए निकालते हो, एसिड्स के लिए निकालते हो। अब जैसे एसिड है HCl एक H पॉजिटिव आयन देगा, Cl नेगेटिव आयन एक्वस इसके साथ लिखते ही है। अब इस एक H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस
चाहिए, एक ही चाहिए ना, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। ऐसे कोई एसिड है H3PO4 फोस्फोरिक एसिड है, 3 H पॉजिटिव आयन ये देगी, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH नेगेटिव आयन चाहिए 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये होती है एसिडिटी और बेसिसिटी। डेफिनेशन नहीं याद करनी इसकी, बस आपको पता होना चाहिए आप एसिडिटी कैसे निकालते हो, बेसिसिटी कैसे निकालते हो। एसिडिटी हमारी बेस के लिए होती है और बेसिसिटी हमारी एसिड के लिए। फिर भी अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देती हूँ। तो एसिडिटी में क्या लिखोगे, बेस के लिए ना, एसिडिटी और बेस ने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए हैं, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन इट्स सॉल्यूशन। एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आयन देगा, या फिर इसको दूसरी तरह से लिख सकते हो कि एसिड के कितने आयंस इसको चाहिए, और करके लिख रही हूं, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स required to neutralize one molecule of a base, one molecule of a base। एक बेस के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने एसिड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेस की एसिडिटी। दोनों ही वे से लिख सकते हो डेफिनेशन को। नंबर ऑफ डेफिनेशन वैसे नहीं आती लिखने के लिए पेपर में, बट ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो एसिडिटी बेसिडिटी तो बेसिक है, तो वो अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ भी नहीं आता तो वो यही सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो एसिडिटी ऑफ बेस को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन इट्स सॉल्यूशन। एक बेस के एक मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में दिए हैं, वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी। बट हम डिफाइन एसिडिटी को कर रहे हैं, तो ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेटर रहती है कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। एक बेस के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने एसिड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, वो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी। और ऐसे ही सेम आपको डेफिनेशन इसमें लिख देनी है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल of an acid in its solution। सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन देगा। और इसकी जो दूसरे डेफिनेशन लिखोगे, नंबर ऑफ बेस मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एक एसिड के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। ये एसिडिटी, वो बेसिसिटी। डेफिनेशन सिर्फ अपने लिए फॉर वाइवा तब के लिए याद रखनी है, अदरवाइज एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में जो आपको याद होना चाहिए कि किसी की भी बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी जो है, एसिडिटी किस तरह से निकालते हैं। अब करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आई थिंक ये हमारा 10th नंबर है, 10th है 9th है, देख लेना आप। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व
पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं हमें पता होते कितने होते, काउंट नहीं कर सकते हम उसको, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स is equals to given mass divided by equivalent mass। अब ये तो कुछ नया आ गया है, इक्विवेलेंट मास, हमने तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है। अब इक्विवेलेंट मास का भी एक फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। देखो अगर हमारे पास सोल्यूट है बेस तब यहां आ जाएगा एसिडिटी, अगर हमारे पास सोल्यूट है एसिड तो हो जाएगी बेसिसिटी। अभी समझाया मैंने क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी इसीलिए पहले कराया मैंने। लेकिन अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो एक सॉल्ट है तो वहां से पॉजिटिव वैलेंसी जो होगी मेटल की वो लिखनी है। जैसे सॉल्ट मान लो NaCl है, NaCl में Na का चार्ज कितना होता है +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। एसिड HCl की जो बेसिसिटी वो कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे ही कोई बेस दिया हुआ है उसकी एसिडिटी यहाँ आ जाएगी। तीनों नहीं लिखने एक साथ, मैंने स्लैश डाला है, या तो एसिडिटी होगी या बेसिसिटी होगी या पॉजिटिव वैलेंसी मेटल की। एसिडिटी किस केस में होगी, एसिडिटी होगी फॉर बेस, बेसिसिटी होगी फॉर एसिड, और ये तीसरे वाला जो पॉजिटिव वैलेंसी है किसके केस के लिए होगा, सॉल्ट के लिए। तीनों एक साथ नहीं लिखने हैं, फॉर्मूले में लिखने हैं बट न्यूमेरिकल में नहीं लिखना, और न्यूमेरिकल इसका रेयर ही आता है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। शॉर्ट में लिख दिया V इन लीटर, वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की। उसके बाद इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ये रहा, मॉलिक्यूलर मास, यहां तो यही आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये भी किसका है, सोल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो यहां पे था मॉलिक्यूलर मास के नीचे वो यहां पे आ जाएगा, एसिडिटी, बेसिसिटी, यही दो लिख रही हूं, तीसरा अंडरस्टूड हो जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगी कि नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिखा है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिख दिया हमने गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम वही का वही पूरा लिखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सोल्यूट कैसा है। सोल्यूट हमारा बेस है
या एसिड है या सोल्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, तीसरा अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये इसके डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको यहाँ पे न्यूमरेटर में लेके जा सकती हूँ। तो मैं यहां लिख रही हूं नॉर्मेलिटी का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये डिनोमिनेटर से यहां पे आ जाएगा एसिडिटी और बेसिसिटी। ये बन गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। ठीक है, अब इसका यूनिट मैंने कहा है हमेशा स्टार्टिंग फॉर्मूले से बनता है, स्टार्टिंग फॉर्मूला इसका ये है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को गिनना है तो ग्राम इक्विवेलेंट ही तो आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और डिनोमिनेटर में क्या है लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नॉर्मेलिटी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और न्यूमरेटर में आ गया एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे खत्म, लेकिन अभी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की एक रिलेशन है, छोटी सी एक लाइन है वो लिख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ साइड में। जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी होती है उनकी रिलेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, जिसको इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। बस ये एक रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। यहां पे ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी खत्म होती हैं। अब उसके बाद एक है हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन, और एक है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन जो कि आप प्रैक्टिकल्स के टाइम यूज करोगे। इसमें क्या करते हैं हम, एक सॉल्यूशन होता है, एक की वॉल्यूम हमें गिवन होती है, जैसे ये m1 v1, मैं पहले इक्वेशन लिख रही हूं, m2 v2 n2। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तब हमारे पास ये यूज होती है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है, दूसरे की मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स ये पहले रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स ये दूसरे के, हमें निकालनी होती है इनमें से एक की मोलैरिटी। एक अननोन सॉल्यूशन हमारे पास दिया होता है, उसकी हमें मोलैरिटी निकालनी होती है। ये m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, और n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दोनों रिएक्टेंट के। और नॉर्मेलिटी इक्वेशन में सिंपल n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की अभी मैंने रिलेशन लिखवाई थी, तो उसमें मैंने लिखा था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा था, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं आया, मोलर मास की वजह से यहाँ पे कट हो जाता है, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास की वजह से कट हो जाता है। तो इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने नहीं लिखे, तो n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2, और ये आपकी यूज होने वाली है, आप लैब में करोगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों का करोगे, ऑक्सैलिक एसिड से करोगे या फिर मोहर सोल्ट से करोगे, इन दोनों में से किसी एक सॉल्ट को लेके करोगे, जिसमें आपको KMnO4 की मोलैरिटी निकालनी होगी। इसकी मोलैरिटी पता होगी, इसकी वॉल्यूम पता होगी,
ब्यूरेट में इसको लेके टाइट्रेशन करोगे, इसको टाइट्रेशन फ्लास्क में लोगे, इसको ब्यूरेट में लोगे, टाइट्रेट करोगे, कितनी वॉल्यूम इसकी यूज हुई वो आ जाएगी। तीनों चीजें आपको पता चल जाएंगी, ये दोनों आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, एमोल सॉल्ट के लिए। वॉल्यूम आपकी टाइट्रेशन की वॉल्यूम से आ जाएगी, ब्यूरेट से कितनी यूज हुई है, और ये निकालनी होगी। तो ये मोलैरिटी और नॉर्मलिटी इक्वेशन आपकी लैब में यूज होने वाली है। यहाँ पे ये खत्म। अब करते हैं हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे इसके कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस, चाहे इसकी एप्लीकेशंस, चाहे इस लॉ की स्टेटमेंट। रिसेंट भी अभी पेपर में आया था, ये 2026 के पेपर में आया था ये। हेनरीज लॉ सोल्यूबिलिटी गवर्न करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसको हम सोल्यूबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसको सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस को, इसको नहीं, इसको सोल्यूबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और सोल्यूबिलिटी कोफिशिएंट क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, वॉल्यूम ऑफ गैस in ml dissolved in 1 ml of liquid to make a saturated solution। सैचुरेटेड का मतलब समझते हो ना, वैसे मुझे पहले लिख के रखनी चाहिए थी ये वाली स्टेटमेंट, चलो इसको मैं हेनरीज लॉ को भी लिख लूंगी। अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो गवर्न करता है वो कौन करता है, हेनरीज लॉ गवर्न करता है। और सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स का मतलब है सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट की यहाँ पे बात हो रही है। और ये कहता है, ये क्या मतलब क्या डिफाइन करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, कितने ml गैस हमने डिसॉल्व की 1 ml लिक्विड के अंदर ताकि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके एक गिवन टेम्परेचर। इसमें आगे लिख लो एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, उस गिवन टेम्परेचर पे, उस गिवन प्रेशर पे 1 ml लिक्विड में कितनी ml गैस डिसॉल्व की ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे और गैस उसके अंदर नहीं डिसॉल्व कर सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है और गैस डिसॉल्व करने की, तो ये होता है हमारा सोल्युबिलिटी कोफिशिएंट। हेनरीज लॉ इसको गवर्न करता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही हम गैसेस के अंदर, गैसेस को डिसॉल्व करता है लिक्विड्स के अंदर। तो हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। अब हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो मास है किसी भी गैस का एक लिक्विड में जिसको हमने डिसॉल्व किया है, मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिक्स्ड कर ली हमने वॉल्यूम लिक्विड की और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर लिया, तो उसमें जितना मास डिसॉल्व होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के अबव दी सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब एक बीकर में एक लिक्विड है, इसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व की, बंद कर दिया इसको, इसके अंदर गैस डिसॉल्व की, तो ये गैस इसके सरफेस पे भी आएगी। मान लो इतना ये फील्ड है, इसके सरफेस पे कितना प्रेशर ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास ऑफ गैस। मतलब जितना मास ऑफ गैस उतना ही यहाँ पे ऊपर प्रेशर जनरेटेड होगा। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक बोतल में जो है ऊपर स्पेस थोड़ा छोड़ा होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक बोतल को पूरा नॉब तक नहीं भरा जाता, उसको थोड़ा सा खाली रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड है और उसका प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, प्रेशर वहां पे मतलब ज्यादा ना हो इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर से खाली रखा जाता है बोतल को। और हेनरीज लॉ क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, इसको लिख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन solubility of gas and
प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी गैस डिसॉल्व करोगे किसी भी लिक्विड के अंदर उतना ही प्रेशर वहां पे बनता जाएगा उस लिक्विड के अंदर, उसके सरफेस पे भी वो प्रेशर डालेगी वो गैस। तो ये हेनरीज लॉ क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। अब मान लो x मास है गैस का, ठीक है, लेट x बी द मास ऑफ गैस, लेट x बी द mass of gas dissolved in liquid and P be the pressure, P pressure है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कह रहा है कि जितना मास गैस का डिसॉल्व होगा उतना ही वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या बन जाएगा कि h यहां पे आ जाएगा कि h इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये हेनरीज लॉ हो गया हमारे पास। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो मास डिसॉल्व है किसी भी गैस का एक गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके प्रेशर के अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड जो कि इक्विलिब्रियम में उसके साथ प्रेजेंट है। हेनरीज लॉ क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस और उसके प्रेशर की। मान लो x मास है गैस का जो कि एक लिक्विड में हमने डिसॉल्व की है और p प्रेशर है, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मास लिखा है ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा KH इज हेनरीज कांस्टेंट। अब जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, p भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, जितना प्रेशर मतलब जितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व की उतना ही प्रेशर, तो यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हो p इज इक्वल्स टू KH, दोनों ही कंडीशंस सही है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है हेनरीज लॉ की, कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में वो भी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है ताकि एकदम से जब ऑक्सीजन उनकी ब्लड वेसल्स में एंटर करे तो क्रैम्प्स ना हो, मतलब उनकी जो नसें हैं ब्लड वेसल्स है वो फटे ना, और क्योंकि मर भी सकता है इंसान अगर एकदम से हाई प्रेशर, क्योंकि पानी के अंदर गया वहां प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने की वजह से बाहर आए एकदम से, तो वो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ब्लड वेसल्स में एकदम से जब ऑक्सीजन जाएगी तो वहां पे वो ब्लड वेसल्स फटने का डर है और वो इंसान मर भी सकता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। और पानी में जो ऑक्सीजन है वो भी प्रेजेंट है, वो तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट है, एक्वेटिक लाइफ उसी पे ही जिंदा है। और उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, अभी मैंने बताया कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। करते क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको इंक्रीज करने के लिए इन बॉटल्स को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे जब वो सील करेंगे तो सोल्युबिलिटी उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज्ड सोल्युबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट करते हैं लेस सोल्यूबल हीलियम गैस से। स्कूबा डाइवर्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस के साथ किसको मिक्स किया जाता है, हीलियम गैस को, और इसी को यूज करते हैं एज ब्रीदिंग गैस। क्यों, क्योंकि एकदम से हाई प्रेशर में से मैंने बताया कि हाई प्रेशर पे अगर एकदम से ब्लड वेसल्स में जाएगी ऑक्सीजन तो क्रैम्प्स होंगे, नसें फटने का डर रहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन गैस को किससे डाइल्यूट किया जाता है, लेस सोल्यूबल हीलियम गैस से किया जाता है। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स में ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि इसको रिलीज करेगा फॉर यूटिलाइजेशन इन सेलुलर एक्टिविटीज। ये भी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। और लास्ट वाली जो ये एप्लीकेशन तो नहीं है बट स्टिल मैंने यहाँ लिखी है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, बहुत हाई हाइट पे रहते हैं, और वहां पे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जैसे आप कभी गए हो कहीं घूमने, तो जैसे जैसे लेवल अल्टीट्यूड हाई होता जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल।
तो कंसंट्रेशन जो होगी ऑक्सीजन की उनके ब्लड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं और वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते। इट मेक्स देम अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। सोचने समझने की वजह से वो बहुत शार्प होते हैं, लेकिन इट मेक्स देम अनेबल टू थिंक, ये इसमें लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एनोक्सिया, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बट ये है कि वहां पे कंसंट्रेशन, ये तो आपने खुद ही फील किया होगा कि एंजाइटी सी होने लग जाती है, तो वीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी खुद ही वीक फील करती है, क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे ब्लड में प्रॉपरली उतना लेवल नहीं रहता जितना ग्राउंड लेवल पे रहता है। तो ये है इसकी एप्लीकेशंस। अब करते हैं इसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखो हेनरीज लॉ की पहली बात तो ये एप्लीकेबल होता है, यहां पे लिख लो, दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज वैलिड या एप्लीकेबल इफ। अब क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? प्रेशर इज नॉट सो हाई, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी गैस की इफेक्ट होगी। सेकेंड, टेम्परेचर इज नॉट सो लो, टेम्परेचर भी लो नहीं होना चाहिए ज्यादा। द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, इतना भी सोल्यूबल ना हो कि घोलते ही जाओ उसमें गैस। द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल। और गैस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, गैस डज नॉट केमिकली रिएक्ट विद, जिस सॉल्वेंट में उसको घोल रहे हो गैस को, उसके साथ केमिकली रिएक्ट करके कुछ और ना बनाए विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट। एंड ना तो उसमें एसोसिएशन होनी चाहिए ना उसमें डिसोसिएशन होनी चाहिए, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन अक्कर, कुछ नहीं होना चाहिए इसमें से, ना एसोसिएशन होनी चाहिए ना डिसोसिएशन होनी चाहिए, ना वो केमिकली रिएक्ट करे सॉल्वेंट के साथ, ना ही वो हाईली सोल्यूबल होनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये लिमिटेशंस हैं कि किस कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होगा। अगर ये कंडीशंस ना हुई तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब हेनरीज लॉ की हमने ये लिखी थी स्टेटमेंट, x इज इक्वल्स टू के एच पी। ये कौन थे? हेनरीज कांस्टेंट थे ये। अब जो कहानी रह गई है वो हेनरीज कांस्टेंट की रह गई है, उसके बाद हमारा हेनरीज लॉ खत्म, और आज की क्लास को हम हेनरीज लॉ पे ही खत्म करेंगे। अब इसमें ना एक चीज और है, हेनरीज कांस्टेंट वैसे तो एक्सपेरिमेंटली उसने कहा था कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बट मैथमेटिकली इसने कहा था कि जो प्रेशर है गैस का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वहां तो हमने मास मान के चले थे, अभी जो स्टार्टिंग में किया था वो x तो हमने मास माना था, ठीक है, चाहे यहाँ पे m कर लेना स्टार्टिंग में, लेकिन इसने मैथमेटिकली कहा था कि जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के। तो यहां से ये बन जाएगी P इज इक्वल टू के एच एक्स, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसी ही है, जहां पे c क्या होता है? इंटरसेप्ट, और c की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ अगर इसका बनाओगे। m क्या होता है? स्लोप, और ये x एक्सिस वाला ये y एक्सिस वाला, यानी प्रेशर को हम लिखेंगे y एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन को लिखेंगे हम x एक्सिस पे, स्लोप हमारा लाइन पे कहीं पे भी आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ग्राफ जो अगर बनाओगे इसका तो वैसे बनेगा, देखो क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। y एक्सिस पे क्या लेना है? प्रेशर,
एक्स एक्सेस पे क्या लोगे, मोल फ्रैक्शन, और यहां पे कहीं पे भी स्लोप लिख दो। स्लोप क्या है हमारा, के एच, हेनरीज कांस्टेंट, ये स्लोप है। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हेनरी ने ही दिया था मैथमेटिकली। ठीक है, ये हमारा हो गया हेनरीज लॉ का, इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट भी, ग्राफ भी। लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो आप, या तो वीडियो को पॉज करके नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ kh, lesser will be the solubility of gas in the solvent। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KH की। अब ये कैसे कह दिया, P अभी लिखा है हमने, P इक्वल्स टू KHX। अब जितना ज्यादा KH उतना ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा गैस का। ऑब्वियसली बात है, जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो तो एस्केप आउट करने लगेगी सॉल्यूशन में से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ KH increases with increase in टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा KH इंक्रीज होगा। ये तो पता है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो KH भी इंक्रीज होगा, और ये तीनों चीजें इंक्रीज कर रही हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। एंड यहां पे लिख दोगे एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये दो सिग्निफिकेंस है हेनरीज कांस्टेंट की। पहली क्या थी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KH की उतनी कम सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। सेकंड वाली क्या है कि जितनी ज्यादा KH की वैल्यू इंक्रीज, मतलब जो वैल्यू है KH की वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, KH इंक्रीजेस, ये तीनों इंक्रीज एक साथ, और सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हेनरीज लॉ खत्म। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ही अभी होगा कंप्लीट, क्योंकि उसमें पॉजिटिव डेविएशन भी है, नेगेटिव डेविएशन भी है। तो ये क्लास खत्म। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, बेसिक्स, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स थी, और सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया, हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट और उसकी सिग्निफिकेंस सभी कंप्लीट कर ली। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।